नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पे। मैं हूं अंशुल त्रिपाठी और डेली करंट अफेयर्स के इस फ्रेश सेशन में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज थोड़ा सा पीछे से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो आप लोगों को थोड़ा सा नॉइस आएगी पीछे से। आप लोगों को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। आई होप आप सभी लोग करेंगे भी और सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, ध्यान लगा के अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे, अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छा ख्याल रखे हुए होंगे। आज हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं 22 तारीख के 22 फेब 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आप लोगों के लिए सेशन में हम लेके आए हैं। उन पे हम एक नजर बनाएंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम के परस्पेक्टिव से वो देखेंगे। ठीक है, तो अपने सेशन को हम जैसे हमेशा स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। आज का मोटिवेशनल कोट है, फेयर किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर विल एवर विल। ठीक, फेयर किल्स मतलब आप देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे यूपीएससी जैसा एग्जाम है, कोई एक बड़ा एग्जाम है। मैक्सिमम लोग क्या सोचते हैं कि यार ये बड़ा एग्जाम है, अपने बस का नहीं है, नहीं है मेरे बस का, तो फेल होने का डर, फेयर, ठीक है, ये क्या कर देता है उनके एक अच्छे एक रेपुटेटिव जॉब को पाने के जो ड्रीम है उसको क्या कर देता है, मार देता है। ठीक है, क्या होगा अगर आप तैयारी में घुस जाएंगे, तो या तो आप फेल हो जाओगे या तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। तो यही बात कही जा रही है कि फेलियर किसी भी आपके ड्रीम को तब स्पॉइल करता है, उससे पहले आपको क्या कर देते हैं, काफी ज्यादा अच्छे ड्रीम्स को फेयर ही स्पॉइल कर देता है या फिर काफी बड़े पोर्शन को फेयर स्पॉइल कर देता है। ठीक है, तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है, डरना नहीं है किसी चीज से। क्यों, अगर डर गए और आपने अपनी लाइफ पे चांस नहीं लिया, एक बारी आपने लाइफ में रिस्क नहीं लिया, आपने देखिए रिस्क हर चीज में है। अगर आप अभी नहीं पढ़ोगे तो एक टाइम बाद आपको किसी और तरीके से पढ़ना आपको पड़ेगा, काम आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, ये तो फिक्स है। अब इट्स डिपेंड्स कि आप कैसे करते हो, किस डायरेक्शन में करते हो, किस वे में करते हो। ठीक है, तो ये मोटिवेशनल कोट अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन कीजिए। अगर इस सेशन से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी क्वेरी होती है तो आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। त्रिपाठी अंशुल अंडरस्कोर मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे आप लोग मुझे डीएम करके अपने डाउट्स पूछ सकते हो। आप लोग मुझे मेल कर सकते हो त्रिपाठी अंशुल 642@gmail.com पे। और ये जो सेशन में बनाता हूँ इसकी जो पीडीएफ होती है, इसको मैं अंशुल त्रिपाठी पीडीएफ जो कि एक टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे अपलोड कर देता हूँ। आप सभी लोगों को इसे डाउनलोड करने के लिए मुझे उस टेलीग्राम ग्रुप पे क्या करना है, फॉलो करना है या फिर उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर दीजिए। सेशन को स्टार्ट करते हैं। अच्छे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आज के, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी बहुत अच्छे हैं और प्रीलिम्स के कुछ अच्छे फैक्ट हैं। और मैंने जब आपको बताया था कुछ ऐसे आर्टिकल लेके आए जाते हैं जो आपके रेशनलिज्म मतलब तार्किक ज्ञान को क्या करते हैं, इनहेंस करते हैं, आपको पास आपको विजन देते हैं कि चलो इधर भी सोच लो, थोड़ा इधर भी सोच लो। तो कुछ ऐसे आर्टिकल्स आप लोगों के पास आज है। ठीक है, और वहां से हमें फिल्टर करना है कि यार एग्जाम में क्या आ सकता है, क्या फैक्ट चुन सकता है एग्जाम में, क्या कॉन्सेप्ट पूछ सकता है। ठीक है, तो ऐसे करके हमको क्या करना है, चीजें ध्यान में रखनी है। अब सोलर 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 काफी टाइम से घूमते आ रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी, सोलर एनर्जी। ठीक है, जब हमारे पास इतनी चीजें घूम रही है, अपने आसपास इतनी चीजें फ्लक्चुएट कर रही हैं, तो इसके बारे में हमें कंप्लीट एनालिसिस, थोड़ा हमारी बेसिक नीड्स क्या है, हमारे पास ग्राउंड जीरो क्या है, ये पता होना जरूरी है। तो उसी ग्राउंड जीरो से रिलेटेड ये क्रक्स यहाँ पे बनेगा आप लोगों के पास आज के इस आर्टिकल में। ठीक है, तो मुद्दा क्या है, मुद्दा यह है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट पुश कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। ठीक है, गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ पुश कर रही है ताकि हम फॉसिल फ्यूल्स और ऑयल परचेज ये सब कुछ क्या कर सके, रिड्यूस कर सके। हमेशा हम अपने सेशन में ये बात करते ही करते हैं। ठीक है, लेकिन अब कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। सोलर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए अगर हम सोचें तो हमारे दिमाग में क्या आता है, इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन को लेके मैक्सिमम चीजों को कंक्लूड करके हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि रिन्यूएबल एनर्जी का मैक्सिमम पोर्शन इज लाइक सोलर एनर्जी। ठीक है, अब सोलर एनर्जी पर हम डिपेंड होना चाह रहे हैं, तो मुद्दा यह है कि हमें सोलर एनर्जी पड़ रही है क्या, कॉस्टली। जो उसका ग्रिड है, जो उसकी प्लेट्स हैं, जो उसके पैनल है, वो पड़ता है काफी ज्यादा कॉस्टली अभी स्टार्टिंग में। जो कि एक नॉर्मल बात है, कोई भी चीज आप नहीं खरीदे, कोई भी स्टार्टअप नया लगाओगे आप, तो आपको क्या होगी, दिक्कत होगी उसका, क्योंकि आपके पास उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके पास उससे रिलेटेड चीजें नहीं है, आपके पास उसके रिपेयरिंग के टूल्स नहीं होते हैं, काफी चीजें होती हैं जो आप लोगों के पास उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है, ये बात आप लोगों के समझ में आई।
तो अभी मैं कहाँ ले जाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि सोलर एनर्जी क्या है, कॉस्टली पड़ रही है हमको, ठीक है। हमारे कुछ डेटा के अनुसार 175 गीगाहर्ट्ज रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम जाना चाह रहे हैं। हमने प्रण लिया था, हमने प्रॉमिस किया था कि हम लोग 175 गीगाहर्ट्ज रिन्यूएबल एनर्जी क्या करेंगे पर इस ईयर जनरेट करेंगे, ठीक। लेकिन हम उसमें से एक बहुत बड़ा अमाउंट 100 गीगावाट, सॉरी 100 गीगावाट का होगा, सिर्फ सोलर एनर्जी होगा। लेकिन हम सिर्फ अचीव कर पाए क्या, 62 गीगावाट, मेरे मुंह में बार बार गीगाहर्ट्ज आ रहा है बट गीगावाट, ठीक है। हम 62 गीगावाट क्या कर पाए, अचीव कर पाए बस, ठीक। अब दिक्कत क्या है, कुछ रीजन होंगे इसके पीछे, जैसे कि एक रीजन तो मैंने आपको बता दिया, क्या कॉस्ट पड़ रही है ज्यादा, बहुत महंगा पड़ रहा है जी। दूसरा, सोलर पैनल लगाने के लिए आपने देखा होगा कि हमको बहुत बड़ा लैंड एरिया चाहिए, मतलब सोलर पार्क बनाए जाते हैं प्रॉपर। आप ऐसे किसी पहाड़ पे नहीं लगा सकते कि जहाँ पे थोड़ी देर धूप पड़ेगी, थोड़ी देर बाद छाव आ गई, एक पहाड़ की छाया दूसरे पहाड़ पे पड़ गई, ऐसा नहीं हो सकता। आप लोगों को एक प्लेन एरिया में, अच्छे एरिया पे लगाना है सोलर एनर्जी, ताकि वो सन की डायरेक्शन में मूव हो, मैक्सिमम एनर्जी क्या कर सके, वो गेन कर सके। इस वजह से एक ये दिक्कत है, हमारे पास इतने लैंडस्केप एरिया, मतलब इतने ऐसे प्रॉपर उसके हिसाब से, सोलर एनर्जी के हिसाब से सुटेबल एरिया नहीं मिल पा रहा है, इतना बड़ा एरिया नहीं मिल पा रहा है। दूसरी दिक्कत है तो हमें बहुत खोजने पड़ रहे हैं, ठीक है, ये दिक्कत पड़ रही है हमारे पास। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि सोलर एनर्जी को स्टेबलाइज करने के लिए, जनरेट प्रोड्यूस करने के लिए जो इक्विपमेंट है, हम मैक्सिमम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करते हैं, वो भी महंगे पड़ रहे हैं और हर किसी की बस की नहीं है उसको खरीदना, ठीक। और अगर गवर्नमेंट की बस की भी है, गवर्नमेंट की बस की उसको लेना भी है, तो ये सब दिक्कत हो रही है, क्या लैंडस्केप से रिलेटेड दिक्कत है, उनकी केयर करने से रिलेटेड दिक्कत है, अगर खराब हो गए तो रिपेयर करने से दिक्कत है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की ये दिक्कत क्या हो रही है, हमें फेस करने के लिए मिल रही है, ठीक। गवर्नमेंट अपने लेवल पे क्या कर रही है, अभी तो देखिए गवर्नमेंट अपने लेवल पे स्कीम्स चला रही है। गवर्नमेंट ने एक योजना चलाई है, प्रधानमंत्री किसान उज्जवल सुरक्षा एवं उत्तम महाभियान, बाप रे कितना बड़ा नाम है, प्रधानमंत्री किसान उज्जवल सुरक्षा एवं उत्तम महाभियान योजना। ये एक स्कीम चला रही है गवर्नमेंट, जिसका शॉर्टकट में पीएम कुसुम नाम है। आप लोगों को ये ध्यान में रखना है यार, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है बट याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि एग्जाम में अगर इसी से इसने एक वर्ड ऊपर नीचे कर दिया स्टेटमेंट में तो फंस जाएंगे। तो इस वजह से याद करना पड़ेगा, जो कि मैं मानता हूँ काफी टिपिकल है, बट एक दो बार अगर आप लिखोगे या एक दो बार आप गो थ्रू होगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, हम 2019 में स्टार्ट की गई है, 2019 में स्टार्ट की गई। बेसिकली गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज कर रही है या फिर सब्सिडीज अप्लाई कर रही है, सब्सिडीज दे रही है, ऐसी स्कीम्स चला रही हैं जिससे क्या कर सके, सोलर पैनल को क्या किया जाए, लाया जाए, इंट्रोड्यूस किया जाए और अच्छे लेवल पे इंट्रोड्यूस किया जाए, क्या, फॉसिल फ्यूल्स को कवर करने के लिए, ठीक है, ये समझ रहे हैं आप। और एक दूसरा एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इसका, आप लोग क्या करें, जैसे कोई एक सेमी एरिड रीजन है किसानों के पास, जहां पे एग्रीकल्चर क्या है, कम है, वहां पे क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनको इंसेंटिवाइज कर रही है कि वहां पे आप सोलर पैनल लगाइए, सोलर एनर्जी लगाइए, ये एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कीजिए और उसको बेचिए, आपके पास क्या हो जाएगा, एक बेसिक इनकम आ जाएगी। तो ऐसे कुछ स्कीम्स चला रहे हैं, आपको ये मल्टी डायरेक्शनल सोचना है कि इसका क्या फायदा हो सकता है एट द एंड, गवर्नमेंट ऐसा कर रही है तो क्यों कर रही है। आपको किसी भी पॉइंट के फायदे नुकसान प्रो कॉन्स पता होने चाहिए, ताकि क्वेश्चन जिस डायरेक्शन में पूछा जाए उस डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन एलेबोरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको प्रधानमंत्री किसान उज्जवल सुरक्षा एवं उत्तम महाभियान स्कीम के बारे में पता होना क्या है, बहुत जरूरी है, जिसका शॉर्टकट नाम है पीएम कुसुम, ठीक है। तो इसको याद रखिए। और एक अच्छा टॉपिक है आप लोगों के पास, क्या, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इससे रिलेटेड आ सकते हैं कुछ फैक्ट पीएम कुसुम से रिलेटेड, ठीक है, इसके नोट्स बना दीजिएगा आप लोग। दूसरा, हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा मुद्दा है, जिसमें हम जनरली देखते हैं हमेशा बात होती है और होनी भी चाहिए, ये है एज से रिलेटेड। कैसी एज, मैरिटल एज से रिलेटेड। आप सभी लोग जानते हैं आज की डेट में गर्ल्स के लिए मैरिटल एज है 18 और बॉयज के लिए है कितनी, 21, ठीक है। मतलब 18 साल से नीचे की लड़कियों को शादी और 21 साल से नीचे के लड़कों की शादी नहीं कराई जा सकती है,
ठीक है, ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, क्राइम है, ठीक है, गुनाह है। आप लोग कराओगे जेल हो जाओगे आप लोगों को, मतलब अगर गवर्नमेंट की नजरों में आया, पुलिस की नजरों में आई तो जेल है सीधा। कैसी जेल है आगे हम उसको भी देखते हैं क्या चीज है ये। तो अभी हमारे पीएम जी, इन्होंने लाल किले से अनाउंस किया था कि ये जो मैरिटल एज है इसको बढ़ा दिया जाएगा। गर्ल्स के लिए इसको 21 कर दिया जाएगा, और शायद बॉयज के लिए था कि बॉयज के लिए इसको 25 कर दिया जाएगा। ठीक है। अब अब इन्होंने पार्लियामेंट में शायद बिल इंट्रोड्यूस किया है, और वो बिल पास नहीं हो पाया। ठीक है। इसकी प्रॉपर डिटेल्स तो है नहीं अभी, लेकिन जितना न्यूज़पेपर कटिंग्स में या फिर हमारे पास इन शॉर्ट्स में आया, उसके हिसाब से मैं आपको इलेबरेट कर रहा हूँ। शायद ये बिल पास नहीं हो पाया, लेकिन आप सब लोग चाहे तो एक बार चेक कर सकते हैं। लेकिन देखिए, अब इससे रिलेटेड प्रो एंड कॉन्स क्या है, हमारे एग्जाम के एस्पेक्ट से क्या इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो कुछ लोगों ने इसका क्रिटिसिज्म किया कि देखिए सर, कि अगर आप मैरिटल एज गर्ल्स की 21 कर दोगे या फिर बॉयज की 25 कर लोगे, तो क्या होगा। हम देख रहे हैं कि फर्टिलिटी एक बहुत बड़ा क्या है, मैटर ऑफ कंसर्न आप लोगों के सामने आ रहा है कि फर्टिलिटी क्या हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है। वुमेन्स की फर्टिलिटी मैंने आपको बताया था एक सेशन में 2.1 रजिस्टर हुई थी लास्ट टाइम, लेकिन 2.1 का मतलब है एक वुमन पे 2.1 चाइल्ड। 2.1 इसलिए है कि किसी पे 3, किसी पे 2, किसी पे 1, तो उसका हम एवरेज निकालें तो वो 2.1 के आसपास आ रहा था। ठीक है। अब क्या हो गया, अब क्या हो गया कि 2.1 से घट के ये 1.8 और 1.9 के बीच में क्या हो रही है, फ्लक्चुएट कर रही है, जो कि बहुत रिस्की है। रिस्की कैसे है, चाइना में आप लोगों ने देखा पॉपुलेशन गैप आ गया, क्योंकि चाइना ने इतनी हार्ड पॉलिसीज, वन चाइल्ड पॉलिसी, टू चाइल्ड पॉलिसी, इतनी तरीके से, बहुत गलत तरीके से इम्प्लीमेंट की कि अब वहां पे क्या है, यूथ का जो नंबर है, जो मतलब एक्टिवली यूथ है, उनका नंबर क्या हो गया, एकदम से डाउन पड़ गया है। तो चाइना की इकोनॉमी के लिए थ्रेट हो रहा है। वैसा ही इंडिया में भी होने वाला है। यहाँ पे भी फर्टिलिटी रेट क्या हो रही है, हम बोलते हैं ना कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है। ये सब ये बढ़ कैसे रही है, क्योंकि जो लोग बूढ़े हो रहे हैं वो तो दिन प्रतिदिन बूढ़े हो रहे हैं, जो जवान है वो दिन प्रतिदिन बूढ़े हो रहे हैं। इनको रिप्लेस करने के लिए जो बच्चे हैं, या फिर जिन्होंने धीरे धीरे यंग होना है, वो जो जनरेशन है, वो जो पॉपुलेशन है, वो वहां कमी आ रही है। ठीक है। यहाँ दिक्कत हो रहा है, जो इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। तो अब इन्होंने कहा कि देखिए सर, कि अगर अभी की सिचुएशन में 1.8 1.9 फर्टिलिटी रेट फ्लक्चुएट हो गया है, आप अगर इसको 21 करते हो तो इस पे फिर ड्रास्टिक चेंज देखने के लिए हम लोगों को मिलेंगे। कहीं अगर ये 1.5 या 1.4 के आसपास पहुंच गया तो हमारी पॉपुलेशन गैप हो जाएगा, पॉपुलेशन के लिए क्या बहुत दिक्कत हो जाएगी, हमारे यूथ इकोनॉमी के लिए क्या काफी दिक्कत हो जाएगी। तो एक ये दिक्कत क्या आई, हमारे सामने बढ़ते आई है। और कुछ रिलीजियस के एस्पेक्ट से रीजन है, आपने सुना होगा कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक केस गया था कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, उनके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि जैसे ही गर्ल्स या कोई भी अपने प्यूबर्टी को हिट करते हैं, 16 साल हिट करते हैं जैसे ही, तो वो शादी के लिए क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये अलग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब इसका कॉन्सिक्वेंसेस देखने के लिए मिले, असम से रिलेटेड, असम में देखने के लिए मिला कि काफी लोगों पे क्या पॉक्सो एक्ट लग गया। पॉक्सो एक्ट क्या है, चाइल्ड मैरिज एक्ट क्या है, आप लोगों को अभी थोड़ी देर में मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि है क्या। अभी आप इसका क्रक्स समझ लीजिए, बैकग्राउंड समझ लीजिए कि एटलीस्ट हो क्या रहा है। ठीक है। तो असम में भी ये दिक्कत हो गई है। अब देखिए, इससे रिलेटेड थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं कि हो क्या रहा है, कि हम लोगों ने एज बढ़ाने के लिए क्या बात तो कर दी, हम लोगों ने इसके प्रो एंड कॉन्स भी जान लिए कि हो क्या रहा है, काफी ऊपर नीचे चीजें चल रही है, चाइल्ड मैरिज पोस्ट को काफी चीजें। अब हमारे पास इससे रिलेटेड क्या है, इसको कम करने के लिए एक एक्ट क्या है। इससे पहले एक डेटा कि हमारे इंडिया में बताया गया कि पिछले साल 2021 में शायद 1050 इतने केस रजिस्टर हुए हैं चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड। तो आप लोग इस डेटा पर विश्वास कर सकते हो कि भारत में एक साल में सिर्फ 10-50 इतनी ही चाइल्ड मैरिजेस हुई होंगी। लगता है आप लोगों को? नहीं, ये डेटा ही गलत है। तो इससे क्या होता है कि अगर आपने एज बढ़ा दी तो लोगों के पास क्या हो जाता है, एक टाइम पीरियड सर्टेन फिर आ जाता है। अगर आपने एज 21 भी कर दी तो जिन लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, जिन लोगों का लॉ के मतलब जो लोग पहुंच से दूर है, उन लोगों ने शादी 17-18 में ही करवानी है। ठीक, वो रजिस्टर ही नहीं हो पाएगा। आपको एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाना पड़ेगा कि ये चीजें ज्यादा से ज्यादा रजिस्टर हो और कम हो। ठीक है। ठीक, ये बात आप लोग समझ में आई? ठीक है।
ये आप समझ गए। अब इससे रिलेटेड क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 का है हमारे पास। इससे रिलेटेड अगर कोई 18 साल से नीचे किसी लड़की की शादी कराते हुए या फिर बॉयज में 21 साल से नीचे किसी की शादी कराते हुए पकड़े गए, तो आपको क्या, आप लोगों को 2 साल की रिगरस जेल हो सकती है, साथ में आप लोगों को 1 लाख रुपए का क्या जुर्माना हो सकता है। ठीक है। इससे भी बुरा, इससे भी खतरनाक क्या है कि एक एक्ट है हमारे पास, पॉक्सो, पॉक्सो, जिसका पूरा नाम है हमारे पास द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, 2012 का एक्ट है हमारे पास ये। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर बाय द वे कोई लड़का 21 साल से नीचे का है या फिर कोई लड़की 18 साल से नीचे की है, ठीक है, अगर आप लोगों ने उसकी शादी कर दी, ठीक है, चलो फॉर एग्जांपल अगर कोई लड़की है 16 साल की, अगर उसकी शादी शादी कर दी गई, ठीक है, अब शादी होने के बाद उसके साथ क्या हुआ कि उसको सेक्सुअली क्या किया गया, अब्यूज किया गया, ठीक है, सेक्सुअली असॉल्ट किया गया उसको, ठीक है। सेक्सुअली असॉल्ट करने के बाद अगर लॉ पता चला, आप मतलब पुलिस को पता चला या फिर किसी ने शिकायत कर दी, ठीक, तो उस पे आप लोगों के लिए सीधा नॉन नॉन बेलेबल वारंट क्या हो जाता है, इशू हो जाता है, और तुरंत तुरंत ही आप लोगों को अरेस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। पॉस्को बहुत टफ रूल बनाता है। अब यहाँ पे एक बच्चे जनरली क्वेश्चन पूछते हैं, मेरे से एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था, सर देखिए कि अगर किसी की शादी हुई उसके कंसर्न से भी, मतलब उसकी सहमति से भी, अगर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ तो वो भी उसके कंसर्न से हुआ, ठीक है, ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। तो उसका ये आंसर है कि आप लोगों के लिए, मतलब हमारे सोसाइटी में या हमारे लॉ के अकॉर्डिंग एक क्राइटेरिया डिसाइड किया गया, 18 साल, 18 साल से ऊपर आपको अडल्ट घोषित किया जाता है, ठीक है, अडल्ट डिक्लेयर किया जाता है। तो जैसे ही आप अडल्ट हो जाते हैं, आप लोगों की तब कंसर्न समझी जाती है, आप लोगों की जो सहमति है वो तब ली जाती है। 18 साल से नीचे होने पे आप लोगों की सहमति ही नहीं होती है। तो इस बेसिस पे जो भी फैमिली होती है उन पे या तो पॉस्को लग सकता है या तो चाइल्ड मैरिज एक्ट लग सकता है, जिसके अकॉर्डिंग बहुत रिगरस जेल हो सकती है, बहुत अच्छे खासे चार्जेस आप लोगों के ऊपर क्या हो सकते हैं, लग सकते हैं। तो पॉस्को और चाइल्ड मैरिज एक्ट में एक थिन लेयर है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉस्को इज ओनली फॉर सेक्सुअल ऑफेंस और जो चाइल्ड मैरिज एक्ट है वो शादी से रिलेटेड है। ठीक है। ठीक है, लेकिन मैंने आप लोगों को सेक्सुअली असर्ट की क्राइटेरिया भी समझा दिया कि ये क्या रीजन है। ठीक, इसका ध्यान आप लोगों को रखना है। इसका जो अलग अलग डेफिनेशन है, अलग अलग चीज है, अलग अलग कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है और डिटेल में इसकी स्टडी करनी है, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, तो इससे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो मैं एक करंट अफेयर या फिर डेली हॉट टॉपिक के जो सेक्शन है, प्लेलिस्ट है, उसमें ले आऊंगा। तो बहुत जल्दी उस पर काम भी चल रहा है, डेटा कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, न्यू डेटा के अकॉर्डिंग ये वीडियो बनाई जाएगी। तो ये है हमारे पास चाइल्ड मैरिज एक्ट। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा, आप लोगों को ये वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगी होंगी। आप लोगों को क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, और कोई क्वेश्चन लगता है या फिर इस वीडियो में आपको कुछ चीज ऐड करनी हो तो उसके लिए आप लोगों को अपने क्या प्रीशियस कमेंट्स करने हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप सभी लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी त्रिपाठी अंशुल _ है, मेल कर सकते हैं आप त्रिपाठी अंशुल 642@gmail.com पे। और इस सेशन की पीडीएफ जो पीपीटी होती है, मैं अंशुल त्रिपाठी पीडीएफ, जो कि एक टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे आप लोगों के लिए अपलोड कर देता हूँ। तो आप सभी लोग पढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छा ध्यान रखिए। धन्यवाद।